देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक बड़े अच्छी अक्टूबर की सीरीज़ के बाद मतलब इट वाज अ फेस्टिवल सीरीज़, इसने बहुत कुछ दिया और निफ्टी बैंक को ऑल टाइम हाई दिया, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को ऑल टाइम हाई दिया, निफ्टी मेटल इंडेक्स को ऑल टाइम हाई दिया एंड वेरी स्मार्टली वेरी स्ट्रांगली प्लेस टू ऑल टाइम हाई। ये इसका मेरे ख्याल से डेफिनेशन हो सकती है इस सीरीज़ की। बट जो हैंडओवर हमारे पास है देवेंद्र जी, चाहे वो ग्लोबल हैंडओवर हो या फिर अर्निंग्स जो हमारे साथ खड़ी हैं, इस क्वार्टरली नंबर्स जो हमारे हाथ में हैं, उसके बाद नवंबर के लिए आउटलुक क्या लग रहा है आपको? Virendra, good afternoon. Well, I believe that the second half of the financial year की जो शुरुआत ये मंथ से हुई है, वो काफी प्रॉमिसिंग शुरुआत हुई है। जो क्वार्टरली नंबर्स नतीजे जो आ रहे हैं, रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स भी एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर काफी हद तक कंपनियों का कारोबार इंप्रूव होके आएगा। सो ये एक प्रॉमिसिंग आउटलुक के साथ में हम सेकंड हाफ को शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की। मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज को हमें ध्यान देना है, लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इन्फ्लेशन, हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, more amount of money in the hands of individuals because of tax cut on GST, tax cut in the income tax. तो काफी हद तक आई थिंक कंजम्पशन का जो दायरा है, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी, ये सेकंड हाफ के अंदर प्रभावित रहेगा कंपनियों के वर्किंग के ऊपर। मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्निंग्स जो रहेंगे उसके अंदर एक दूसरे दो चीज की हमको एडिशन करनी पड़ेगी। Currently we are experiencing the cost of logistic coming down for many of the companies, and that is resulting into particularly the companies which are into manufacturing, उनके लिए काफी हद तक आई थिंक एक इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखा जा रहा है। Along with the cost of power which is coming down, I think blended cost of power is coming down because of the renewable component getting added into it. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दैट इज आल्सो सजेस्टिंग हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन द करंट क्वार्टर, दैट इज थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर एंड दैट इज सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर। तो ये चीज का भी हम शायद कंपनीज का अर्निंग के ऊपर सेकंड हाफ में प्रभाव देखेंगे। सो सालाना कंपैरिजन करेंगे बिटवीन लास्ट ईयर टू दिस ईयर, आई बिलीव दैट आई थिंक द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू शो significantly large amount of growth in the volume-led revenue, at the same time, I think the profitability. So that is where probably market will re-rate, and शायद जो fundamentally strong कंपनियां हैं, जो फ्रंटलाइन कंपनीज है, जो निगलेक्ट हुई लास्ट एक साल से मार्केट के अंदर, उनके अंदर शायद आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिलेगा, एक अच्छा प्राइस आउटलुक देखने मिलेगा। करंटली थर्ड क्वार्टर के अंदर जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके अंदर पोर्टफोलियो शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। नए आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए भी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर वैल्यूएशन हाई है, उसमें से इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो स्विच करके नया फंड जनरेट कर रहा है to apply for new IPOs. At the same time, I think switching into some of the large cap companies from expensive mid cap companies, ये प्रक्रिया भी चल रही है। तो शायद ये एडजस्टमेंट का पीरियड ये रिजल्ट के दिन के साथ में खत्म हो सकता है, और मे बी आई थिंक वी शुड बी सीइंग बेटर आउटलुक ऑफ द प्राइसिंग फ्रंट as far as the stock market is concerned in next 1 or 2 months. वाकई अच्छा, इनफैक्ट ठीक है, ये पॉइंट टेकन अबाउट आई मीन सेकेंड ऑफ द हाफ ऑफ द फिस्कल। देवेंद्र जी, एक चीज़ और चरम पे है इस वक्त, दैट्स कमोडिटी साइकिल। लुक एट मेटल्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ। अभी मेटल्स डोमिनेट करें अभी, और इस बात के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको, भले ही आप ट्रेडर के तौर पे या फिर इन्वेस्टर के तौर पे अगर थे यहाँ पर, अभी क्या इस मोमेंटम में अभी पैसा बनना और बाकी है क्या? शुरुआत हुई है आई थिंक मेटल कमोडिटी साइकिल की। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगला 3 साल का प्रोग्राम हमें दिख रहा है कि मेटल कमोडिटीज वुड पॉसिबली गिव द फिनोमिनली हाई रेट ऑफ ग्रोथ। एक तो सबसे पहला जो ग्रोथ ड्राइवर है, जो साइलेंट ग्रोथ ड्राइवर है, वो प्रॉफिटेबिलिटी का है। मोस्ट ऑफ द मेटल कमोडिटी कंपनीज आर यूजिंग द ब्लेंडेड एनर्जी, द रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। सो जो करीबन एक टाइम ऐसा था कि 9 या 10 रुपए पर यूनिट उनकी एनर्जी कॉस्ट आती थी, दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग डाउन टू 7 to 8 रुपीस पर यूनिट। और फास्ट फॉरवर्ड 2028 28 77 28, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि करीबन 5 से 6 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट, ब्लेंडेड कॉस्ट एनर्जी की आ सकती है। मोस्ट ऑफ दिस मेटल कमोडिटी कंपनीज, एज यू नो, करीबन 52 to 55% उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो एनर्जी कॉस्ट है। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि आई थिंक विद द प्राइसेस कमिंग डाउन फॉर द एनर्जी, they will be beneficiary maximum as far as the profitability is concerned.
दूसरी तरफ वॉल्यूम का ग्रोथ जो है उनके लिए एक निर्देश देता है कि जैसे-जैसे डिस्ट्रक्शन के बाद आई थिंक रिकंस्ट्रक्शन होता है, वॉर रिलेटेड अफेक्टेड कंपनी कंट्रीज़ है, उनके अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन होने की संभावना है, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर मेटल कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है और आगे जाके और जोर से बढ़ेगी। हम समझते हैं कि आई थिंक ओवरऑल एनवायरनमेंट इज सजेस्टिंग that volume-led growth will happen in metal commodity along with profitability in the balance sheet for some of the Indian companies particularly कि जहाँ पे उन्होंने ये बदलाव लिया है एनर्जी कॉस्ट के अंदर। So we remain structurally bullish about the metal commodity for 2 to 3 years horizon from now. ओके, मेटल से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देवेंद्र जी का यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ सर, इस बार की बैंक निफ्टी के इस सफ़र में ऑल टाइम हाई में बैंक निफ्टी से स्लाइटली बेटर रहा निफ्टी पीएसयू बैंकों का सफ़र। इस बार एक्शन एचडीएफसी बैंक में मिसिंग है, इस बार एक्शन आईसीआईसीआई बैंक में मिसिंग है, एंड स्पेशली पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स। बट पीएसयू बैंक्स कुछ और ही अगर आप देखें तो इस बार टूल पकड़े हुए हैं। सरकार पीएसयू बैंकों में एफडीआई लिमिट जो है वो 49% करने पर विचार कर रही है। ये एक वार के जरिए खबर भी आई थी। ऑल दो आप कहने को ये भी कहेंगे कि जनाब अभी भी जब लिमिट एग्जॉस्टेड नहीं हुई है तो इस 49% करने का फायदा क्या होगा, बट आप पीएसयू बैंक्स को कैसे रीड कर रहे हैं देवेंद्र? सो आइदर आपके वैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ने से बढ़ते हैं, नहीं तो आपके वैल्यूएशन पॉलिसी के अंदर जो टेलविंड मिला है उससे बढ़ते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए पॉलिसी के अंदर जो टेलविंड मिला है पर्टिकुलरली दो जगह पे। एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक संख्या के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर इन्वेस्टर के हिसाब से लाना है। So they will be infusing new capital into public sector banks, and that is where probably I think higher amount of growth can be projected. एक पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये है जैसे इसके हम उम्मीद रख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने एक टाइम एंड अगेन एक रिकमेंडेशन रखा है कि they would like to further consolidate public sector banks and create them of a bigger size. अगर ये प्रक्रिया चलती है तो शायद जो फर्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन जो हो चुका है 2019 तक, वो अभी आई थिंक 2025-26 के अंदर नया राउंड ऑफ कंसोलिडेशन बनने जा रहा है। So that means they are creating a size. So on one side, you are creating the policy for inviting the new investment through the foreign investor into public sector bank. On the other side, you are creating the consolidation regime through the policy matter. मैं ऐसा समझता हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए जो अभी मजबूती का कारण है वो पॉलिसी टेलविंड का कारण है। उसके प्रॉफिट परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है, बट आई थिंक ज्यादातर पॉलिसी का प्रभाव अपने वैल्यूएशन पे इम्प्रूव कर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। तो यस, आई थिंक यू कैन काउंट दिस एज अ सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो एक मार्केट्स पे आउटलुक हो गया, मेटल्स पे हो गया, निफ्टी सॉरी ये आपका पीएसयू बैंक्स पे हो गया। अच्छा, फार्मा में झुकाव देवेंद्र जी आपका इस वक्त किस तरफ है? सीडीएमओ पर आपका स्पेशल टेक, लुक एट लॉरस, क्या प्राइस मूव दिया इस स्टॉक ने? अभी आपका टेक झुकाव किस तरफ है आपका? We continue to remain positive about the CDMO and API space. वहाँ पे कोई ज्यादा हमारे कन्विक्शन में बदलाव नहीं आया है। Yes, I agree कि गए साल के मुकाबले ये साल के अंदर Divi's and Laurus, both these companies have given spectacularly good amount of return, but that was also a conviction at that point of time कि यहाँ पे बदलाव दिख रहा है हमें। उन्होंने कैपेसिटी बना दी थी और उनका जो कारोबार था उसके अंदर कस्टमर का ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन की रिफ्लेक्शन आना बाकी था रिजल्ट के अंदर, वो रिफ्लेक्शन अभी आना शुरू हुआ है। तो ऑब्वियसली आई थिंक ये कारोबार आगे भी मजबूत चलते जाएगा, दैट इज नो डाउट अबाउट इट। जो मेन एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा भी ऐड करना चाहिए कि जो जेनरिक कंपनीज जैसे सन फार्मा है, सिप्ला है फॉर एग्जांपल, वो कंपनी के अंदर आई थिंक दे आर बेसिकली डेवलपिंग सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से आई थिंक हायर प्राइस फेच करते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, उनका आई थिंक मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो के अंदर ग्रेजुअली समावेश ज्यादा होता है सम ऑफ द लार्ज जेनरिक फार्मा कंपनीज। तो उनके लिए आई थिंक प्राइस करेक्शन का जो एक दायरा हुआ है वो अभी एक अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सम ऑफ द फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज have the inbuilt potential to give 15 to 20% kind of an upside from current levels. So शायद उसके ऊपर आपको ध्यान ये समय के अंदर देना चाहिए कि एक साल के अंदर करीबन 15-20% का रिटर्न some of these companies can end up giving to the investors.
देवेंद्र सर, हाय, गुड आफ्टरनून। नए संवत की आपको ढेरों शुभकामनाएं। देवेंद्र सर, एक चीज जो ग्लोबली मार्केट फैक्टर इन करके चल रहे हैं कि कल जब फेड अपनी 2 दिनों की बैठक खत्म करेगा तो अनाउंसमेंट देगा 25 बेसिस पॉइंट्स का एक कट, और शायद ग्लाइड पाथ भी दे देगी और फर्दर कटौती। क्या एक पॉसिबिलिटी, पता नहीं, ऐसी जहन में आ रहा था अभी कि कल स्टेटस को रख दे, क्योंकि डेटा ब्लैकआउट है, मेरे पास सिर्फ इन्फ्लेशन का प्रिंट है, मेरे पास लेबर मार्केट का कोई आंकड़ा नहीं है, पिछले 1 महीने से शटडाउन चल रहा है गवर्नमेंट का। उस बहाने पॉवेल साहब और उनकी टीम डिसाइड करे कि नहीं, इस ब्लैकआउट के बीच में गलती हो जाएगी 25 बेसिस पॉइंट काटना। ये हो सकता है क्या? नए साल की आपको भी खूब खूब बधाई आशीष। वेल, पॉसिबिलिटीज को 2 तरह से देखते हैं। अमेरिका के पास जो चॉइस है, वो चॉइस नंबर 1 ये है कि कंज्यूमर के हाथ में आप रिलेटिवली स्टेबल परचेजिंग पावर दें, so that I think their economy can possibly grow from 30.5 trillion to 31.832 trillion dollars in 2026. So ये एक possibility हम देखने जा रहे हैं कि I think America would possibly want to give more amount of pricing power in the hands of consumers, rate of interest कम करने से। Because of that, I think there should be a revival in the program as far as the economy is concerned, in form of implementation of some of the larger objectives, including Make America Great Again objective. तो ये भी एक I think संकेत मिला जाना चाहिए। Every impact will have some kind of a corresponding negative impact also at the same time. मैं ऐसा समझता हूँ कि as of now, this could be I think being seen as a calculated move. कि एक तरफ आप इंटरेस्ट रेट घटा के आई थिंक प्रोडक्शन बढ़ा के अपने इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हो, तो शायद ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी को गिनना जाना चाहिए। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर एस्पेक्ट इंक्लूडिंग करेंसी, बॉन्ड यील्ड एटसेट्रा, उसको थोड़ा टाइम के लिए आई थिंक डिस्काउंट करना पड़ेगा अगर इफ यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर व्यू। इन माय पॉइंट, गुड चांसेस आर दैट दे विल प्रोबेबली ब्रिंग डाउन बाय 25 बेसिस पॉइंट अहेड ऑफ क्रिसमस। 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती जो लार्जली शायद भाव में ग्लोबली मार्केट्स प्राइसिंग करके चल भी रहे हैं। देवेंद्र सर, एक तरफ कल का फेड मीट आउटकम, छठ पूजा के बढ़िया सेलिब्रेशंस हो चुके, अब सब फोकस करेंगे बिहार इलेक्शंस पे, अगले हफ्ते वोट डलना शुरू है, तो मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर वो भी कुछ। आई एम श्योर डीआर चौकसी ने भी कुछ ग्राउंड रियलिटी चेक लिया होगा। क्या लग रहा है सर, मार्केट्स को तो पता है क्या चाहिए, पर वो समीकरण वैसे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, बहुत टफ फाइट है क्या? आप लोगों ने कुछ ग्राउंड चेक लिया क्या? एनडीए या फिर महागठबंधन, किसकी तरफ झुकाव ज्यादा है, और कितनी अहमियत है सिलेक्शन की मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से? ये लास्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। मार्केट के पर्सपेक्टिव से अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि अगर बीजेपी लेड गवर्नमेंट आती है बिहार के अंदर, तो सर्टनली एक प्रॉमिस ऐसा बनता है कि जो ग्रोथ प्रोग्राम इकोनॉमी के अंदर चल रहा है उसका बेनिफिट बिहार को भी मिले। जैसे उत्तर प्रदेश की आज आप एक इम्पैक्ट देख रहे हैं, चेंज इम्पैक्ट देख रहे हैं, और सेम इम्पैक्ट आई थिंक बिहार में आनी जरूरी बनती है। और मे बी मैं ऐसा समझता हूँ कि समय सही है। शायद आई थिंक इफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कम्स इन, बीजेपी लीड गवर्नमेंट कम्स इन, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक बिहार का प्रोग्रेस जो पिछले सालों के अंदर काफी हद तक इम्पैक्ट हुआ था, वो शायद इम्प्रूव हो सकता है यहाँ से। सो मार्केट टुक्स एट दिस पॉसिबिलिटी एज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, और अगर ये इम्प्रूवमेंट आता है जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक द मार्केट वुड बी हैप्पी इफ द रिजल्ट कम्स इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर व्यू। सो लेट्स वेट एंड सी। पॉलिटिक्स में कोई प्रेडिक्शन तो नहीं करना चाहिए, बट एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है कि कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, ग्रोथ बना रहना चाहिए, और जो पिछड़ा हुआ स्टेट है उसको एक इम्प्रूव करने का अवकाश मिलना चाहिए, स्कोप है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। बाकी ऑपरेट करना है भी बड़ा मुश्किल इस बार का। मार्केट्स नज़र रखेंगे, बट ऑब्वियसली चाहेंगे कि एक सर्टन अलायंस जो है बेहतर परफॉर्म करके दे, लेकिन देखते हैं, वो आउटकम अवेटेड रहेगा। लक्ष्मण छुट्टी पे गया हुए बिहार, अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी कि कैबिनेट मीट के आउटकम में क्या निकल के आया, वो तो खैर खबर पे मुहर लग गई। फर्टिलाइजर के लिए बढ़िया सब्सिडी का अनाउंसमेंट हुआ है,
और लक्ष्मण से कहा भी है देवेंद्र सर कि जब गए हैं बिहार तो जरा ग्राउंड रियलिटी चेक लेकर आए, तो उनसे वापस रिपैच करेंगे, तो बातचीत करेंगे छुट्टी के बाद। देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू वेरी मच।